बच्चों, आज का वीडियो मेरा थर्मोडायनेमिक्स का 13वां वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिवर्सिबल प्रोसेस और जो है कैरनॉट इंजन के बारे में। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे कोई चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय फिजिक्स और आज का टॉपिक है हमारा कैरनॉट इंजन का। तो चलिए बच्चों, मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको कैरनॉट इंजन के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आते मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल इंजन के बारे में और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कैरनॉट इंजन रिवर्सिबल इंजन के कंसेप्ट पे किस तरीके से काम करता है। ठीक है बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। बच्चों, इसको समझने के लिए हमारा जो है कुछ कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। वो है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये प्रोसेस हमारा पूरी तरीके से हमको क्लियर होना चाहिए। इसमें हम वर्क डन किस तरीके से निकालते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है और बच्चों इसमें हीट का जो एक्सचेंज होता है वो कितना होता है। ठीक है, अगर हमको ये नहीं आता तो फिर ये टॉपिक आज हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले आप वो क्लियर कर लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें और जिनको आता है उनको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको जो है हीट इंजन वाले जो है वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो पर्पज है वो पर्पज क्या है बच्चों। पर्पज क्या है? पर्पज ये होता है हीट इंजन का कि हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हम हीट से वर्क जो है जनरेट कर सके। लेकिन बच्चों यहां पर समस्या ये होती है कि हम हीट को डायरेक्ट वर्क में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप जो है खूब ढेर सारा पेट्रोल ले आओ और उसको जला दो। ठीक है, खूब हीट निकलेगी, जितनी भी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी हीट निकलेगी, लेकिन हमारा वर्क क्या होगा? कुछ नहीं। ठीक है, तो हीट को एक ऐसे सिस्टम में डालना पड़ता है जिससे हमारी जो है फोर्स जो है डेवलप हो। ठीक है, हीट को एक ऐसे सिस्टम में डालना पड़ता है जिससे फोर्स डेवलप हो और फिर बच्चों उस फोर्स से हम वर्क करते हैं। ठीक है, प्रोसेस ये नहीं है, हीट को वर्क में बदलने का सीधा प्रोसेस ये नहीं है, प्रोसेस इधर से जाता है। ठीक है बच्चों, ये प्रोसेस है हमारा। इससे हीट से फोर्स डेवलप करेंगे और फोर्स हमारा वर्क करेगा और इनडायरेक्टली डायरेक्टली फिर हम ये कहेंगे कि हमारा हीट से वर्क हो रहा है। अगर हीट को हम फोर्स में कन्वर्ट करने में जो है सक्सेसफुल नहीं रहते तो फिर उस हीट से हम वर्क नहीं कर पाएंगे, वो हमारा जो है वेस्ट हो जाएगा। अब बच्चों हीट से फोर्स हम कैसे डेवलप करते हैं? इसके दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है बच्चों हमारा रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और बच्चों दूसरा होता है हमारा इररिवर्सिबल। ठीक है, इररिवर्सिबल प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस से जो है हम जो है हीट को फोर्स में कन्वर्ट करते हैं और वो फोर्स हमारा वर्क करता है। ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में है। इसके बाद पहले मैं आपको ये बताऊंगा और फिर जो है इसके बेस पे हमारा कैरनॉट इंजन है वो बताऊंगा। और ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है, ये हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं इसका एग्जांपल आपको दे देता हूं। बच्चों, दिवाली में आपने पटाखे छुड़ाए होंगे, उसमें एक हमारा होता है जो है रॉकेट जो ऊपर जाता है और एक होती है चक्री जो नीचे घूमती है हमारी। ठीक है, ये दो जो है हमारे जो पटाखे हैं ये बच्चों हमारे इररिवर्सिबल प्रोसेस पे काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि हीट हमारा जो है फोर्स में कन्वर्ट होता है और उससे होता है वर्क। आपने जो है आग लगाई जो रॉकेट में, रॉकेट ऊपर चला गया। हुआ क्या कि जैसे ही आपने उसमें आग लगाई तो उसके अंदर जो भी हमारा जो मटेरियल है जो बर्न होता है वहां से हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट से थ्रस्ट मिलता है और रॉकेट ऊपर चला जाता है, यानी वर्क हो जाता है। सेम काम जो है वो राउंड वाला जो हमारा होता है उसमें भी होता है कि हमारा हीट जनरेट होता है बारूद के जलने से और हमारा जो है वर्क डेवलप हो जाता है उससे। ठीक है, हम लोग आए दिन टीवी पे देखते हैं कि थोड़े थोड़े दिन बाद हमारे देश की एक संस्था है, ग्रेट संस्था है इसरो, वो हमारा पीएसएलवी या जीएसएलवी के थ्रू सैटेलाइट में जो है स्पेस में सैटेलाइट छोड़ दिया है।
उसमें भी जो है रॉकेट हमारा ऊपर जाता है तो उसमें से हीट निकलती है, ठीक है। वहां पर भी हीट हमारा जो है फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है और रॉकेट को वो ऊपर थ्रस्ट के थ्रू ले जा रहा है। बच्चों ये जो प्रोसेस होता है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये एक बार गया तो फिर गया, ये वापस नहीं आता, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें हम हीट को फोर्स में कन्वर्ट करके वर्क कर लेते हैं। अब बच्चों ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब बच्चों आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो हमारा रिपीट होता है, ठीक है, रिपीट होता है और उससे हम अपना ऑब्जेक्ट जो है फुलफिल करते हैं। तो बच्चों देखिए किस तरीके से ये हमारा जो है रिपीट वाले फंक्शन से हम जो है वर्क कैसे करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए यहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड कैरनॉट इंजन, ठीक है, एंड कैरनॉट इंजन, ये आप यहां पे डाल लीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, ये हमारे पास एक इस तरीके से सपोज करिए हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, ये हमारे पास एक डिस्क है, ये हमारी ऐसी ग्राउंड पे रखी है या यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, फिक्स है। अब फिक्स ही कर देते हैं, ग्राउंड पे नहीं रखते इसको, हटाइए, फिक्स है। अब क्या हुआ बच्चों, देखिए क्या हुआ कि ये जो है किसी चीज से ऐसे घूमती है, ठीक है, सपोज करिए ये था, ऐसे घूम के फिर आ गई यहाँ पे, फिर ऐसे घूम के आ गई, फिर ऐसे घूम के आ गई, तो इस तरीके से घूम रही है। तो घूमने से क्या हुआ, देखिए अपने जो है पाथ को ये रिपीट कर रही है, ठीक है, ये रिपीट कर रही है। अब क्या हुआ, ये प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल हुआ। अगर कोई प्रोसेस बार बार रिपीट होता है तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। सिंपल सी बात आप ये जान लीजिए। और बच्चों अगर हम इससे किसी चीज को अटैच कर दें, वो भी हमारा रोटेट करने लगेगा और हमको हमारा जो है वर्क मिल जाएगा। अब बच्चों यही काम हम करते हैं सिलेंडर और पिस्टन के साथ। देखिए कैसे करते हैं और किस तरीके से हमारा होता है काम। तो देखिए क्या है, ये हमारे पास एक इस तरीके से सिलेंडर है, ठीक है, देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है। और बच्चों ये देखिए हमारा क्या है, देखिए हीट इंजन कैसे काम करता है वो मैं रिवर्सिबल प्रोसेस में वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। ये हमारा देखिए इस तरीके से एक यहां पर व्हील है, ठीक है, ये हमारे पास एक व्हील है। और बच्चों क्या हुआ कि इस पिस्टन के थ्रू हमारे पास ये यहां पे इस तरीके से अटैच है, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से अटैच है। अब बच्चों क्या हुआ कि हमने जो है यहां पर कोई फ्यूल डाला, सपोज करिए पेट्रोल या कोई भी डाला और उसको बर्न कर दिया। बर्न करने से क्या होगा कि यहां पर जो है गैस बनेगी और गैस एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी और एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। जब ये एक्सपेंड हो जाएगी तो पिस्टन हमारा इधर भागेगा। तो जब पिस्टन इधर भागेगा बच्चों तो देखिए क्या होगा, हमारी कहानी क्या बनेगी, कहानी कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, कहानी कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये व्हील तो देखिए फिक्स है यहाँ पे, ये यहीं रहेगा ऐसे, ठीक है, लेकिन पिस्टन हमारा पहुंच गया यहां पे, ठीक है, देखिए पिस्टन हमारा पहुंच गया यहां पे। अब ये पिस्टन बच्चों देखिए कहां पे आ जाता है, वो घूम करके यहां पे आ जाता है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा यहां पे ऐसे आ जाता है, ठीक। अब हमारा ये जो है जितना एक्सपेंड हो सकता था उतना एक्सपेंड हो गया और ये व्हील जो है घूम करके ऐसे आ गया, ठीक है। देखिए कैसे हम काम लेते हैं, कैसे हम हीट से काम लेते हैं, हीट को फोर्स के थ्रू वर्क में कैसे बदलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर क्या हुआ बच्चों, एक होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। हमारा क्या होता है कि अगर कोई चीज मोशन में आ गई तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके ऊपर रोकने के लिए कोई फोर्स न लगाया जाए। अभी तक ये रुकी थी, अभी तक देखिए क्या हुई, ये रुकी थी। हमने यहां पर फ्यूल बर्न किया, बर्न करने से क्या हुआ, इसका एक्सपेंशन हुआ, ये हमारा यहां पे आ गया और इसके थ्रू रॉड के थ्रू कनेक्ट था, उसने इसको इससे घुमा दिया। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए यहां पे फ्यूल रुक जाता है। होता क्या है कि अब ये घूम गया, तो घूमने के बाद ये रुकेगा नहीं क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई रीजन नहीं है। वो क्या करेगा, ये ऐसे आएगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा। जब ये इधर आने की कोशिश करेगा तो ये इसको करेगा कंप्रेस और फिर से ये जो है यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से ये यहां पे पहुंच जाएगा और बच्चों इनिशियल कंडीशन में ये फिर यहां से ऐसे
पहुंच जाएगा। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में फिर यहाँ पे ऐसे घूम करके पहुंच जाएगा। अब बच्चों जब ये दोबारा यहाँ पे पहुंचता है तो फिर हम यहाँ पर जो है वही फ्यूल बंद कराते हैं और फिर ये जो है पीछे जाता है, फिर इस कंडीशन में पड़ता है, फिर इनर्शिया के कारण बैक आता है और इस तरीके से ये ऐसे ऐसे चलता है पिस्टन और हमारा इसके साथ जो अटैचमेंट है वो ऐसे 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 घूमने लगता है और फिर हम इसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कनेक्ट कर देते हैं और वो हमारा रोटेट करने लगता है, हमारा वर्क हो जाता है। ये प्रोसेस अधिकतर जो है हीट इंजन का होता है, जैसा हमारे मोटरसाइकिल हो या कार हो चाहे जो हो उसमें लगता है। बच्चों एक बार इसको पीछे आना और आगे जाने को हम बोलते हैं वन स्ट्रोक। जैसे आपने सुना होगा, ये हमारा हीट इंजन है, आपने सुना होगा, आप लोगों में से बहुत से बच्चे बाइक वगैरह की बहुत अच्छी नॉलेज रखते होंगे, तो वन स्ट्रोक इंजन आपसे सुना होगा। ठीक है, वन स्ट्रोक इंजन होता है, टू स्ट्रोक इंजन होता है। ठीक है, इस टाइप के इंजन हमारे पास होते हैं, वो यही होता है। ठीक है, यही होता है। मोटरसाइकिल हुई या हमारी बढ़िया बढ़िया कार हुई, ठीक है, उसमें सब में इसी तरीके से अलग अलग के इंजन हम लोग डिजाइन करके लगाते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं और उससे हमें आउटपुट मिलता है जिससे हमारी गाड़ी चलती है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, जो ये रोटेट करता है फिर हम इसको चेन और गियर बॉक्स के थ्रू बांध करके जो है पीछे आउटपुट ले लेते हैं तो हमारी गाड़ी मूव कर जाती है। ये पूरा कंसेप्ट है और बच्चों इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और ये वाला हमारा कहलाता है रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास हुई बात रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल इंजन की। अब बच्चों जो है तरह तरह के इंजन बनना शुरू हुए। ठीक है, तरह तरह के इंजन बनना शुरू हुए और सबने कोशिश करी कि एक से एक बढ़िया इंजन बनाया जाए जिससे हमारा जो है फ्यूल कम कंज्यूम हो और वर्क हमारा ज्यादा मिले। ठीक है बच्चों, वर्क हमारा ज्यादा मिले। तो बच्चों क्या हुआ कि हम जो है सिलेंडर में गैस को बर्न करते हैं और वहां पर सिर्फ दो चीजें होती हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आज फिर बता रहा हूं कि गैस को जब हम सिलेंडर में प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है कि सिर्फ हमारे पास दो चीजें होती है। एक होता है बच्चों हमारा एक्सपेंशन, ठीक है, एक होता है बच्चों हमारा एक्सपेंशन ऑफ गैस और दूसरा होता है कंप्रेशन। ठीक है, एक होता है एक्सपेंशन और दूसरा होता है कंप्रेशन। इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते गैस के साथ। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में हमारा जो है टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है और कंप्रेशन में बच्चों हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ये बात भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है, अब बच्चों हमारा अलग अलग तरीके से इंजन कैसे बनता है वो डिपेंड करता है कि हमने एक्सपेंशन करने के लिए और कंप्रेशन करने के लिए हमने कौन कौन सा प्रोसेस अपनाया है। ठीक है, हमने कौन कौन सा प्रोसेस अपनाया है उस पे हमारा इंजन का टाइप बनता है। ठीक है, सारे प्रोसेस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं। ठीक है, कि क्या होता है। तो बच्चों एक हमारा प्रोसेस होता है आइसोपोरिक प्रोसेस, ये आप जानते हो। ठीक है, ठीक, दूसरा होता है बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस। और तीसरा बच्चों होता है इंपॉर्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर बच्चों होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बच्चों एक होता है इन चारों से अलग होता है, वो पता नहीं कौन सा होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के थ्रू हो जाए ये पॉलीट्रॉपिक है। इसमें दुनिया के इन चारों के अलावा सारे प्रोसेस आ जाते हैं। इन सारे प्रोसेस के अलावा एक और प्रोसेस होता है, वो होता है बच्चों हमारा साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इन छह जो है प्रोसेस में हमारा वर्क डन क्या होगा, हमारी हीट कितनी होगी, हमारी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, ये मैं पीछे पूरा पढ़ा चुका हूं।
आपको अगर नहीं आता तो वीडियो को यहीं रोक दीजिए, सब देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता तो आगे आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आने वाला, आपको आना चाहिए। ठीक है, और आता है तो आप आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि वो बात मैं यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। ठीक, तो बच्चों ये सारे प्रोसेस है। अब बच्चों इसमें भी होता क्या है, इसमें भी हमारा एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन होता है। ठीक है, लेकिन हमारा प्रोसेस अलग अलग होता है। ठीक, अब बच्चों हम एक्सपेंशन और कंप्रेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है, उस पे हमारा किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, उस पे हमारा इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो हमारी डिपेंड करती है कि हमारा इंजन कितना बढ़िया बनेगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने अभी आपको एक बात बताई, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे काम करता है इसके बारे में बात बताई। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस का अगर हम दूसरा नाम होता है बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस का ही दूसरा नाम होता है साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल क्या मतलब, एक निश्चित समय के बाद रिपीट होना, एक निश्चित समय के बाद रिपीट होना, उसी को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है। बच्चों इन सभी को यूज करके हम कोई भी साइक्लिक प्रोसेस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो में बता चुका हूं, जिसके मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें कंसेप्ट भी बताया है और न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा करवाए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है। अब बच्चों यहां पर देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे कि हमारा जो है इंजन का परफॉर्मेंस हमें बेस्ट मिले, सबसे अच्छा मिले। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कहा था कि अगर हम हीट से फोर्स डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं तब हम उससे वर्क ले लेंगे। हम हीट से डायरेक्ट वर्क नहीं करा सकते। हीट से अगर हम फोर्स बना लेते हैं तो फोर्स हमारा वर्क करेगा, हीट डायरेक्ट वर्क नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, देखिए पिस्टन वाले सिस्टम में क्या हुआ था, पिस्टन वाले सिस्टम में क्या हुआ था यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ पर जो है हीट इंक्रीज करी तो इस गैस का प्रेशर बढ़ा और प्रेशर पिस्टन के ऊपर ऐसे लगा, तो उस प्रेशर की वजह से फोर्स हो गया, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, इस पिस्टन का एरिया है। और बच्चों इसी फोर्स ने हमारा काम किया, पिस्टन को आगे या पीछे करना इसी फोर्स ने किया था। तो इस तरीके से हम हीट से फोर्स बनाए, फोर्स से वर्क लेने में कामयाब हो गए। अब बच्चों करते हैं बात कैरनॉट इंजन की। अभी तक मैंने बनाई थी भूमिका। अब देखिए कैरनॉट इंजन हमारा जो है, एक नोट कर लीजिए, कैरनॉट इंजन एक हाइपोथेटिकल इंजन है। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल इंजन है जो कि बेस्ट इंजन है। ठीक है, बेस्ट इंजन है। अब जो है जितने भी इंजन है उनकी इफिशियंसी जो होती है, इफिशियंसी वो कैरनॉट से लेस होती है। इफिशियंसी जो होती है वो कैरनॉट इंजन से लेस होती है। ठीक है, ये हमारी बाउंड्री है इंजन के परफॉर्मेंस की, जिसको हम बोलते हैं कैरनॉट इंजन। और ये एक आइडियल इंजन है, ये एक आइडियल इंजन है। बच्चों यहां से मैं अब आपको बता रहा हूं कैरनॉट इंजन, और ये बात जैसी किताबों में लिखी है वैसी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं किताब वाली लैंग्वेज यूज ना करके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ठीक है, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे को भी यही बात बताई गई कि कैरनॉट इंजन बेस्ट इंजन है। हाइपोथेटिकल है वो एक अलग बात है, और बेस्ट इंजन है और इससे बढ़िया इंजन बन नहीं सकता। ठीक है, दिमाग में बात घूम रही थी, भैया ये बेस्ट क्यों है और बेस्ट कैसे है, ये कहीं नहीं लिखा है। बेस्ट क्यों है और कैसे है ये कहीं नहीं लिखा है, लेकिन बेस्ट है ये लिखा मैंने पढ़ा, जितनी भी किताबें पढ़ी है। ठीक है, तो मेरे को जो बात समझ में आई कि ये बेस्ट क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं, आप उस बात को समझिएगा। ठीक है, फिर से मैं एक्सपेंशन और कंप्रेशन पे आता हूं। ये हो गया एक्सपेंशन, ठीक है, और ये हो गया बच्चों हमारा कंप्रेशन। ये हमारा फिर से हो रहा है कैरनॉट इंजन में। ठीक है,
तो कैरनॉट साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया। क्यों किया वो भी मैं बताता हूं। एक्सपेंशन में बच्चों हमारा टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, और कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, टेम्परेचर में कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब बच्चों क्या हुआ कि कैरनॉट साहब ने एक्सपेंशन हमारे 2 स्टेप में किए। अच्छा क्यों है ये मैं बता रहा हूं। 2 स्टेप में एक्सपेंशन किया, ठीक है, 2 स्टेप में उन्होंने एक्सपेंशन किया गैस का, और यही उनकी होशियारी थी, ठीक है। और इस 2 स्टेप में उन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर को काफी देर तक डिक्रीज ही नहीं होने दिया। एक्सपेंशन जैसे ही आप करोगे टेम्परेचर डिक्रीज तुरंत होना शुरू हो जाएगा, भले 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से हो जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होने दिया काफी देर तक, और फिर अचानक टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो हुआ क्या यहां पे कि हमारा जो है आउटपुट जो है आउटपुट मैक्सिमम हो गया, क्योंकि एक्सपेंशन के काफी समय तक हमारा टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा था। कैसे वो भी मैं बताता हूं, ठीक है। पहला काम तो इन्होंने ये किया, मतलब क्या हुआ, मोर देन 75% टाइम तक या लंबे स्ट्रोक तक हमारा टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हुआ, और यहीं से वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल ले गए। क्योंकि हमारा एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जब वो नहीं हुआ तो एक्सपेंशन होता चला गया, थोड़ा हीट हमने ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली। पहला स्टेप तो उन्होंने ये किया। दूसरी चीज है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है कंप्रेशन में, और यहां पर जो है यहां पर कंप्रेशन भी उन्होंने 2 स्टेप में करवाया। और बच्चों इसमें क्या किया उन्होंने कि हमारा जो है जो क्या हुआ कि 2 स्टेप में एक्सपेंशन कराया, और इसमें भी उन्होंने कंप्रेशन कराया, 2 स्टेप में कंप्रेशन कराया, और इसमें भी उन्होंने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने दिया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने दिया काफी समय तक, ठीक है। तो क्या हुआ कि हीट हमारी जो है सिलेंडर में काफी देर तक बनी रही, और उस हीट से वो मैक्सिमम आउटपुट निकालने में कामयाब हो गए, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट निकालने में कामयाब हो गए। और यही कारण था कि हमारा जो है बेस्ट इंजन कैरनॉट इंजन को माना गया। ये आइडियल इंजन हो गया, ठीक है, आइडियल इंजन हो गया। बच्चों अब मैंने वर्ड यूज किया आइडियल इंजन, ठीक है, आइडियल इंजन, ठीक है। अब बच्चों आपने आइडियल गैस बना है, आइडियल आपने जो है ब्लैक बॉडी पढ़ी है। आइडियल की एक खास बात है फिजिक्स में कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। जितनी भी चीज आइडियल हमने पढ़ी है आज तक फिजिक्स में, वो उसकी एक डेफिनेशन है, उसका अपना महत्व है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक बात सच है, ठीक है। तो बच्चों इसीलिए इस इंजन को भी कहा गया हाइपोथेटिकल इंजन। ये जो है ऑन पेपर है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो 2 स्टेप में एक्सपेंशन है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑन पेपर पॉसिबल है, आइडियल सिचुएशन में पॉसिबल है, और सारे इंजन इसके नीचे ही आते हैं। इस वजह से इसको पढ़ना हमारा जरूरी हो जाता है। इसकी इफिशियंसी के नीचे ही सारे इंजन की इफिशियंसी होती है। बच्चों अब मैं आपको ये बात बताता हूं कि इन्होंने एक्सपेंशन और कंप्रेशन 2 स्टेप में कैसे किया, और कौन कौन सा प्रोसेस अपनाया, जो अभी मैंने आपको लिख के बताए थे, ठीक है। तो बच्चों देखिए इन्होंने बहुत ही होशियारी का काम किया, और उसमें आपको देखिए एडियाबैटिक और आइसोथर्मल जो है प्रोसेस पूरी तरीके से आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, और आता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए कैरनॉट साहब ने क्या किया, ठीक है, कैरनॉट साहब ने क्या किया वो चीज आप देखिए। ये देखिए, ये मैं उनका जो काम है और उन्होंने जो दुनिया को दिया उसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। ग्राफ बन जाएगा इतनी जगह में, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ठीक।
तो देखिए क्या किस तरीके से उन्होंने क्या किया, वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा, समझिएगा। समझ में आ जाए तो अपने क्लास में जो बच्चे और पढ़ रहे हैं उनको समझा दीजिएगा, क्योंकि डिस्कशन जो है नॉलेज को इम्प्रूव करती है। ठीक है, ये बच्चों हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा जो है वॉल्यूम इस एक्स एक्सिस पे है, प्रेशर हमारा इस तरह से है। ठीक है, इन्होंने एक रिवर्सिबल प्रोसेस में इंजन का मतलब निर्माण किया, और ये देखिए 4 स्टेप में इन्होंने जो है साइक्लिक प्रोसेस को पकड़ा। ठीक है, ये देखिए ऐसे 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 और ऐसे। ठीक, ये देखिए ये वापस हम चले गए यहां पे। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस था, साइक्लिक प्रोसेस था। रिवर्सिबल साइक्लिक क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। देख लीजिए, ये हमारा पॉइंट ए है, ए से आए हम बी पे। ठीक है, ए से आए बी पे, बी से आए बच्चों हम सी पे, और सी से आए बच्चों हम इस पॉइंट डी पे। ठीक है, डी पे आ गए इस तरीके से। ठीक, नोट करते जाइए, यहां से आप नोट करते जाइए, आपके आने वाला है काम। ये हमारा वॉल्यूम इधर जाता है ऐसे। ठीक है, तो बच्चों पहला प्रोसेस जो है वो प्रोसेस है हमारा ए बी। ठीक है, ए बी प्रोसेस ए बी है इस तरीके से। और बच्चों ये है हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ए से बी तक। फिर जो है बी से सी पे आए। ठीक है, प्रोसेस बी से सी। ठीक है, प्रोसेस बी से सी, बीसी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा था एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। बच्चों फिर इसके बाद इन्होंने रिवर्स मारा और प्रोसेस सीडी पे आए। प्रोसेस सीडी, क्योंकि गैस में हमारा जो है सिलेंडर में रिवर्स प्रोसेस होता ही होता है, कंप्रेशन पहले एक्सपेंशन होगा फिर कंप्रेशन होगा। फिर क्या हुआ, प्रोसेस सीडी हो गया। सीडी में इन्होंने किया आइसोथर्मल कंप्रेशन किया इन्होंने। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और आइसोथर्मल कंप्रेशन के बाद फिर जो है एडियाबैटिक कंप्रेशन किया। प्रोसेस हमारा डी ए, और वो हो गया बच्चों एडियाबैटिक जो है कंप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है पूरा प्रोसेस हुआ। अब बच्चों इससे हमको क्या एडवांटेज हुआ, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। और देखिए अभी मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ आपको बताया कि ऐसा हमारा ग्राफ बनता है और ऐसा ये जो है हमारा जो है प्रोसेस है। सारे प्रोसेस को आप देख लीजिए, ग्राफ समझ लीजिए। ठीक है, हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सबका ग्राफ, स्लोप मैं सब बता चुका हूं पुराने वीडियोस में, उसको देख लीजिएगा, बार बार देखना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, मैं जानता हूं। आप मेरे सामने होते तो मैं समझा देता, लेकिन आपको पता नहीं कहां और मैं हूं पता नहीं कहां, फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि यहां पर देखिए क्या हुआ, पॉइंट ए पे जब हमारा प्रोसेस शुरू हुआ तो हमारा प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 था। ठीक है, अब ये आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में हमारा जो है टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है, तो प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T1 ही रहा। प्रेशर वॉल्यूम तो बदल गया, टेम्परेचर हमारा नहीं बदला, क्योंकि ए भी हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, लेकिन हीट पॉजिटिव रहती, हीट एब्जॉर्ब करता है, या रिलीज करता है। ये एक्सपेंशन है तो हीट ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन आपको क्लियर होना चाहिए। फिर बच्चों ये हुआ हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और यहां पर आकर के सी पॉइंट पे आकर के प्रेशर हमारा हो गया P3, वॉल्यूम हो गया V3 और टेम्परेचर बच्चों जो है डिक्रीज होकर के हो गया T2, क्योंकि एक्सपेंशन में हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। मैंने बात अभी जो आपसे कही थी वो ये कही थी कि इन्होंने आधे प्रोसेस तक टेम्परेचर डिक्रीज ही नहीं होने दिया, वो इन्होंने होशियारी ये करी कि जो है ए से बी तक आइसोथर्मल पे आए और टेम्परेचर हमारा जो है डिक्रीज नहीं हुआ और एक्सपेंशन हो गया, और इसीलिए आइडियल जो है इंजन माना गया।
प्रैक्टिकल में ऐसा इंजन बना पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो ही जाएगा एक्सपेंशन में। ठीक है बच्चों, फिर क्या किया, यहां से फिर यहां पे आए और हमारा प्रेशर हो गया P4, वॉल्यूम हो गया बच्चों हमारा V4 और टेम्परेचर हो गया बच्चों T2। ये हमारा C से D आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और कंप्रेशन में मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन ये आइसोथर्मल कंप्रेशन था तो फिर हमारा टेम्परेचर यहां से ना तो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर सेम रहता है, इस वजह से हमारा टेम्परेचर यहां पर सेम रहा। ठीक है, रहा। और फिर बच्चों लास्ट में डी से ई पे गए और हम ए पॉइंट पे चले गए, डी से ए पे गए, पॉइंट पे चले गए। ए पे जो हमारा टेम्परेचर T1 था वो हमने पुनः प्राप्त कर लिया, फिर से उसी टेम्परेचर पे हम आ गए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा साइकिल कंप्लीट हुआ, 1 स्ट्रोक इंजन का हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोसेस हुआ। अब इससे हमें एडवांटेज क्या हो रहा है वो देखिए बच्चों, ये हमारा यहां से अगर हम यहां से इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ग्राफ पे आप ऐसे डालें तो बच्चों ये आ रहा है हमारा V1। ठीक है, यहां से हम यहां पर आए इस तरीके से, और ये हमारा आया है V2, फिर हम यहां पे आए तो ये आ गया हमारा V3। ठीक है, और फिर हम यहां पे आए तो ये आ गया हमारा V4। ठीक है, अब जरा V1, V2, V3, V4 को जरा कायदे से वैसे देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। V1 से V2 गए, एक्सपेंशन कितना हुआ देखिए, इतना ढेर सारा एक्सपेंशन हो गया, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हुआ, टेम्परेचर मेंटेन रहा। फिर उसके बाद हमने फर्दर एक्सपेंशन कर दिया एडियाबैटिक, वहां पे हमारा टेम्परेचर तो डिक्रीज हो गया। अब देखिए वॉल्यूम में उतना एक्सपेंशन नहीं हुआ जितना इधर हुआ था। तो क्या हुआ, इस वजह से हम जो है सिलेंडर को जब हमने एक्सपेंशन किया तो हम बहुत लंबा तक ले गए और हीट जो है हमारी लॉस कम हुई। ठीक है, हीट का जो है हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लिया, इतना लंबा स्ट्रोक ले गया इसका, और बच्चों इसीलिए बेस्ट हो गया, इसीलिए मैक्सिमम होने की वजह से ये बेस्ट हो गया। ऐसा कर पाना संभव नहीं है, बता लेना, कागज पे बना देना बहुत आसान है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे इस तरीके से हो गया। फिर हम यहां से यहां आए, हमने कंप्रेशन किया, कंप्रेशन करने के बाद जो है हमारा टेम्परेचर फिर हमने जो है इंक्रीज नहीं होने दिया, मतलब मैक्सिमम हम जितना गए थे उतना आ गए, और फिर हमने एडियाबैटिक प्रोसेस लगा करके टेम्परेचर वहीं पे ले गए T1 पे। यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक बच्चों, ये है पूरा प्रोसेस इसका। इस वजह से ये इंजन बेस्ट इंजन माना गया है, क्योंकि जो है दिए गए हीट पे मैक्सिमम आउटपुट लेने में ये साइकिल हमारी काम है, जो कैरनॉट साहब ने हमको बना के दी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं और फिर आगे इसका जो है अभी एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा। ठीक है, अभी इसका एक्सप्रेशन मैं डिराइव करूंगा, उसको देखिए। तो बच्चों आपको हीट इंजन का कंस्ट्रक्शन तो पता ही है कि कैसा होता है। थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि ये हमारा होता है सिंक लोअर टेम्परेचर T2 पे, ये होता है बच्चों हमारा सोर्स हायर टेम्परेचर T1 पे, बीच में हमारा होता है इंजन, और यहां से हम वर्क निकाल लेते हैं ऐसे। हीट का फ्लो होता है हमारा मैक्सिमम टू मिनिमम टेम्परेचर की ओर, मैक्सिमम टू मिनिमम टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो हमारे पास ऐसे होता है। ये हमारा है प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि सोर्स से इंजन हीट लेता है, उस हीट से फोर्स बनाता है, फोर्स से वर्क होता है, और रिमेनिंग हमारा जो है वो हमारा सिंक में रिजेक्ट हो जाता है। ये हीट इंजन का कंसेप्ट है, और यही सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया था, यही सब बताते हैं। मैंने क्या बताया था, सब ये बताते हैं, यही है। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ। अब बच्चों ये तो ग्राफ बना दिया। अब बात यहां पे आती है कि जो ग्राफ हम बना रहे हैं इस काम को हमने किया कैसे, कैरनॉट साहब ने किया कैसे, वो मैं अब आपको बना के बताता हूं, उसको देखिएगा। प्रोसेस यही है, सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का टेम्परेचर T2, T1 बड़ा है T2 छोटा है। अब आप देखिए मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, अब आप देखिए मैं कर क्या रहा हूं। हुआ क्या, जो हुआ वो देखिए आप।
देखिए कुछ स्पेशल टाइप का एक सिलेंडर बनाया गया, ठीक है, एक सिलेंडर स्पेशल टाइप का बनाया गया। और उस सिलेंडर की जो खासियत थी वो थी, उसको जरा आप देखिएगा, मैं फिर से बनाता हूं, और हर एक स्टेप को आप अपनी कॉपी पे बनाइएगा, ठीक है, अलग अलग बनाइएगा। मैं एक ही सिलेंडर बना रहा हूं, वो 4 बार आपको बनाने पड़ेंगे अपनी कॉपी पे। एक बार कंप्रेशन करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, हर एक को आप अलग अलग बनाइएगा। मैं यहीं पे बनाता हूं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास एक सिलेंडर इस तरीके से है। आप लोग की जो बुक्स है उसमें भी ऐसे बना हुआ है, लेकिन वो थोड़ा अलग अंदाज में बना है, मैं अपने अंदाज में बना रहा हूं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। ये देखिए इसकी साइड्स जो है वो हमारी एडियाबैटिक है, ठीक है, पूरी तरीके से एडियाबैटिक है। यहां से ना तो हीट आ सकती है ना जा सकती है, ठीक है। लेकिन इसका जो बेस है ये एडियाबैटिक नहीं है, ये बच्चों पूरी तरीके से हमारा है डायाथर्मिक, ठीक है। डायाथर्मिक है, कंडक्टिव है, ठीक, कंडक्टिव है। पहले वीडियो में मैंने यही बताया था कि एडियाबैटिक और डायाथर्मिक क्या होता है। अब बच्चों हम आते हैं ए से बी वाले प्रोसेस पे। तो बच्चों ये पॉइंट हो गया ए, और हमारा जो है यहां पर पिस्टन था सिलेंडर का, पिस्टन हमारा यहां पे इस पोजीशन पे हमारा था, और ये देखिए ऐसे 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 करके ये पिस्टन भी हमारा एडियाबैटिक है। यहां से हमारी हीट निकल नहीं सकती, हीट का आना जाना सिर्फ इसके बेस से होगा, ठीक है, इसके बेस से होगा। हमने क्या किया, ऐसा जुगाड़ बनाया कि पहले हमारे पास जो सोर्स है वो यहां पे आया, ठीक है। ये हमारा सोर्स हो गया, ठीक है, सोर्स हो गया टेम्परेचर T1 का, और इसकी जो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो इनफाइनाइट है। चाहे इससे जितनी हीट ले लो इसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये हमारा डायाथर्मिक था, तो यहां से हीट इसमें जाने लगी और इसका टेम्परेचर बच्चों T1 हो गया। अब बच्चों और फर्दर इसमें जो है हीट जाने लगी, तो ये थोड़ा सा अब उठा, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है, देखिए एक्सपेंशन हो रहा है। देखिए पहला प्रोसेस क्या है, एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो ये उठा, और उठने पे क्या हुआ कि इसने अपना टेम्परेचर मेंटेन T1 पे रखा। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये जो है थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंच गया। ये पॉइंट हमने लिया बी, प्रोसेस ए बी कंप्लीट, ठीक है, प्रोसेस ए बी कंप्लीट। और हमारा जो है ये जो है साहब, पिस्टन साहब यहां पहुंच गए, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। हमारा हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर इसका T1 है, ठीक है, टेम्परेचर T1 है। ये बच्चों हमारा पिस्टन पहुंच गया यहां, हमारा एक्सपेंशन हो गया गैस का, इतना हमें वर्क मिल गया। फिर बच्चों हमने नीचे जुगाड़ एक ऐसा बनाया था कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये जो है सोर्स अपने आप हट जाता था, और नीचे जो है एक जो है इस तरीके से एडियाबैटिक जो है वो सिस्टम आके ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है, या हम वहां पे ले जाते हैं। और ये जो हमारा जो एक्सपेंशन होता है ये रुकता नहीं, ये चलता रहता है। अब बच्चों क्या होता है कि यहां तक गया, हमने रोका नहीं था, एक्सपेंशन कंटिन्यू था, लेकिन अचानक ही हमने नीचे से सोर्स को हटा करके यहां एडियाबैटिक अरेंजमेंट फिट कर दिया बहुत तेजी से। तो क्या हुआ कि एक्सपेंशन तो कंटिन्यू है, एक्सपेंशन में पिस्टन हमारा मूव करना ऊपर शुरू कर दिया था, वो कंटिन्यू है, ठीक है, लेकिन नीचे से हीट आना बंद हो गई। अब बच्चों क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होगा, क्योंकि अभी तक तो हीट नीचे से हमें मिल रही थी, वो हो गई बंद। अब इसका जो है टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ। तो क्या हुआ कि ये हमारा पहुंच गया सी पे, ठीक है, सी हमारा यहां था, यहां पर ये पिस्टन हमारा पहुंच गया, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, हमारा ये यहां पे पहुंच गया बच्चों, पिस्टन मैक्सिमम यहां पे पहुंच गया, ठीक। अब बच्चों इस बार इसका टेम्परेचर डिक्रीज होके T2 हो जाएगा, क्योंकि अब इसको हीट नहीं मिली थी। पहले भी हमारा एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन नीचे सोर्स था तो वहां से हमको हीट मिल गई, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। ये हमारा सी पे यहां पे इस तरीके से पहुंच गया।
अब बच्चों जब ये मैक्सिमम एक्सपेंशन हो गया इसका, तो बच्चों अब उधर से जो इसके साथ अटैच है वो इसको बैक मारेगा। तो बच्चों जब बैक मारने की कंडीशन आई तो हमने फिर ये हटा दिया और हमने जो है फिर ये हटा दिया और इसके नीचे ले आए बच्चों सिंक। ठीक है, यहां पर हम सिंक पे ले आए इसको और टेम्परेचर T2 इसका मेंटेन है। अब बच्चों यहां से वो जितनी देर आ सकता था आता रहा 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 और बच्चों क्या हुआ कि वो हमारा यहां पर आकर के रुका। ठीक है, यहां पर आकर के वहां से कंप्रेशन स्टार्ट हुआ तो वो बच्चों हमारा फिर से जो है पिस्टन वो इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, वो इस पोजीशन पे आ गया और ये पोजीशन हमारी कहलाई डी, सी से डी, सी से डी। ठीक है, यहां पे आ गया बच्चों और इसका टेम्परेचर हमारा बच्चों रहा, इसका टेम्परेचर हमारा रहा T2। ठीक है, हीट हमारा मेंटेन रही। यहां पर हम इस तरीके से ले लेते हैं। फिर हमने क्या किया, उसके बाद फर्दर जब हमारा जो है एक सर्टेन पॉइंट तक आ गया, ये बच्चों आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो है फिर हमने इसको कर दिया एडियाबैटिक। ठीक है, फिर हमने इसको अचानक एडियाबैटिक कर दिया और फिर इसको हम नीचे लेके आए। कंप्रेशन हमारा चालू था, पिस्टन हमारा नीचे आ रहा था, उसको हम रोक नहीं सकते थे, हमने नहीं रोका और फिर जो है ये पिस्टन वापस ए वाली पोजीशन पे आ गया। ठीक है, ए वाली पोजीशन पे, सॉरी ये गलत बन गया। ठीक है, ए वाली पोजीशन पे ये वापस आ गया इस तरीके से। ठीक, ये आ गया इस तरीके से और बच्चों इसका टेम्परेचर इंक्रीज होके T2 से T1 हो गया क्योंकि अब हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन था और एडियाबैटिक कंप्रेशन में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो T2 से फिर हमारा जो है ये टेम्परेचर T1 हो गया। तो कुल मिलाकर के ये वन स्ट्रोक में ऊपर गया, पहले गया आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। ये हमारा पूरा प्रोसेस था, ये हमारा पूरा प्रोसेस था कैरनॉट इंजन की साइकिल का। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि ये हटेगा कैसे, आएगा कैसे, वो उन्होंने अरेंजमेंट किया था, तमाम चीजें आके लग जाती है। और बच्चों ये ओवरऑल हाइपोथेटिकल इंजन है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से ही अगर आपने मेरे साथ एक कॉपी पे बनाया होगा तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है कि हम करते हैं इसका कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम करते हैं इसका कैलकुलेशन और देखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन में क्या निकल के आता है। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए, सब काम आने वाला है। तो बच्चों ये हमारा हो गया इंजन, ये हमारे हो गया उसका वर्किंग फंक्शन, ये हो गई उसकी साइकिल, साइकिल में प्रोसेस, सब चीज मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब बच्चों बात आती है लास्ट में और वो आती है कि इस इंजन की हमारी इफिशियंसी क्या होगी। ठीक है, इफिशियंसी क्या होगी, आउटपुट क्या है, हमको मिला क्या। ठीक है बच्चों, तो इफिशियंसी की बात सिंपल सी है कि हमारा वर्क कितना हुआ और हमारी हीट जो हमने इसको दी वो कितनी थी। मतलब ये हुआ कि जो हमारा वर्क का आउटपुट है पर यूनिट हीट पे, वही हमारा जो है इफिशियंसी हो गई। तो हमको क्या करना है, इफिशियंसी निकालनी है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस पूरी साइकिल में हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन इन कैरनॉट साइकिल, ऐसे लिख लीजिए कैरनॉट साइकिल, ये हो गया। और हीट एब्जॉर्ब इन कैरनॉट साइकिल, ये हमें निकालना पड़ेगा, Q इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब इन कैरनॉट साइकिल। ये दो चीज हम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये दो चीज हम निकाल लेंगे तो हम निकाल लेंगे इफिशियंसी ऑफ कैरनॉट साइकिल हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये बच्चों हम निकाल लेंगे। अब बच्चों हमको क्या करना है, वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज हमको निकालना है। तो बच्चों देखिए हम उसको कैसे निकालते हैं और इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले, सारा कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों,
तो देखिए हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस जो है वो है ABCD। जरा मैं मार्कर में इंक डाल लूं, फिर आपसे करता हूं बात। ठीक, तो ABCD हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस का बच्चों जब हमें वर्क डन निकालना होता है तो इसके दो तरीके मैंने आपको बताए थे, वो आप देख लीजिए। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस का जो मेरा वीडियो है उसमें देख लीजिए, मैं उसको यहां पे रिपीट करता हूं। देखिए कि साइक्लिक प्रोसेस में हमारा वर्क डन कैसे निकलता है। इसके बच्चों दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि साइकिल के अंदर का आप एरिया निकाल लें, वर्क डन निकल आएगा। ठीक है। दूसरा तरीका होता है बच्चों वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस ABCDA। वो होता है वर्क डन इन प्रोसेस AB प्लस वर्क डन इन प्रोसेस BC प्लस वर्क डन इन प्रोसेस CA प्लस वर्क डन इन प्रोसेस DA। ठीक है, CD होगा, CD, AB, BC, CD, DA। अगर हम एरिया नहीं निकाल सकते तो हम हर एक स्टेप का वर्क डन निकाल लें तो हमारा जो है, और बाद में इसको जोड़ दें तो हमारा वर्क डन इनकम्प्लीट साइकिल हमारा निकल आएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस के वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा वर्क डन इस तरीके से कैसे निकलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक एक करके मैं वर्क डन चारों प्रोसेस में कैलकुलेट करता हूं, फिर निकालूंगा, वर्क डन भी निकालूंगा और हीट एब्जॉर्ब या रिलीज भी निकालूंगा, दोनों साथ में करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं बिगाड़ने जा रहा हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पे और भी काम जो है करके लिखना है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं बात। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, पहला प्रोसेस है हमारा AB। ठीक है, तो वर्क डन इन प्रोसेस AB। तो सबसे पहले देखिए ये प्रोसेस कौन सा है, ये है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस ये है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको याद होगा कि आइसोथर्मल में जो हमारा वर्क डन था वो था हमारा nRT log V फाइनल बटे V इनिशियल, इस टाइप से था। अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो आपको सीखना तो पड़ेगा। ठीक है बच्चों, प्रोसेस में फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम ये था हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों देखिए वर्क डन इन AB यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। nRT हमारा है T1, देखिए टेम्परेचर हमारा यहां से यहां तक ही आया। ठीक है, लॉग, ठीक है, वॉल्यूम हमारा है फाइनल V2 और इनिशियल V1, तो हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। ठीक, V2 बटे V1 ये हमारा इस तरीके से आ गया बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों क्या हुआ, सारी चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक्सपेंशन में हमारा, ठीक है, एक्सपेंशन में जो वर्क होता है वो वर्क होता है बच्चों पॉजिटिव, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि ये हमारा पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहां पर लिखिए जो हमारा वर्क डन इन AB हुआ वो बच्चों हो गया nRT1 log V2 by V1। ठीक है, इस तरीके से आ गया, ये हमारा हो गया। अब बच्चों इस प्रोसेस में, एक्सपेंशन के प्रोसेस में हमारी हीट जो है सिस्टम एब्जॉर्ब करता है। तो कितनी इसने हीट एब्जॉर्ब करी वो देखते हैं, वो हम निकालेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी वो हमारी क्या है, वो है हमारी डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो आपको करना तो पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब जो है हमारी जो हीट एब्जॉर्ब करी, सपोज करिए वो हमारी Q1 थी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में 0 होती है। आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सीखिए। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो होती 0, तो ये हो गया 0 प्लस
वर्क डन हो गया बच्चों WAB। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो आया WAB जो है वो आ गया Q1 के बराबर, और Q1 जो है हीट एब्जॉर्ब यहां से यहां तक। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब यहां से यहां तक आ गई, तो कुल मिलाकर के WAB बराबर ये आया, और यही बच्चों हमारा हो जाएगा Q1 के बराबर। इसको आप नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। ठीक, तो ये बच्चों हमारा AB के प्रोसेस का वर्क हो गया और हीट एब्जॉर्ब हो गई। अब बच्चों हमको हर प्रोसेस में वर्क निकालना है, हीट एब्जॉर्ब निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं निकालना है। ठीक, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप देखते हैं कि हमारा क्या होगा। ठीक, ये हमारा अगला स्टेप क्या होगा वो चीज देखते हैं। तो बच्चों हमारी जो है अगला जो प्रोसेस है वो है प्रोसेस BC, और वो प्रोसेस है हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हमारा अगला प्रोसेस है। उसका जो फार्मूला था W एडियाबैटिक का, दो फार्मूले थे, यहां जो काम आएगा वो मैं देखता हूं। वो था बच्चों NR अपॉन गामा -1 T इनिशियल माइनस T फाइनल, ये था। ठीक है, NR अपॉन गामा -1 T इनिशियल माइनस T फाइनल। अब बच्चों देखिएगा BC में हमारा वर्क होता है, उसमें क्या हुआ NR बटे गामा -1, T इनिशियल है बच्चों हमारा T1 माइनस T फाइनल है T2, ये हमारा हो गया। ठीक है, जहां पे N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है तो नंबर ऑफ मोल होंगे, R गैस कांस्टेंट है, गामा हमारा CP/CV है, ये सब आप कर चुके हो, देख लेना। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारा जो है वर्क एक्सपेंशन का है, सॉरी प्रोसेस एक्सपेंशन का है, तो वर्क हमारा BC होगा, वो होगा पॉजिटिव, ये मैं बता चुका हूं, इसको आप देख लीजिए। और बच्चों ये प्रोसेस है एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों जो हमारी Q होती है वो होती है 0, तो बच्चों QBC होगी हमारी 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस BC, एडियाबैटिक एक्सपेंशन BC, वो हमारा इतने आया, और यहाँ पे हीट का एक्सचेंज 0 हुआ, तो बच्चों हम इसको यहां लिखते हैं, तो WBC वो आ गया NR गामा -1 T1 माइनस T2, ये आ गया, और ये वर्क है पॉजिटिव, और Q यहां पर है हमारा 0। ठीक है, ये हमारी हो गई पूरी बात। अब बच्चों अगला प्रोसेस इसके बाद देखते हैं, और अगला प्रोसेस है हमारा CD। अगला प्रोसेस है कौन सा, वो है हमारा CD, C से D, तो वर्क डन इन प्रोसेस C to D, और बच्चों ये प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसका क्या निकलेगा, हमारा वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन आइसोथर्मल जो होता है, फिर वही फार्मूला हम लिखेंगे, वो होता है बच्चों हमारे पास nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ऐसे आप देख लीजिए। ठीक है, तो वर्क डन इन CD वो हो जाएगा N, ठीक है, वो हो जाएगा nRT2, CD टेम्परेचर T2, ये हो गया T2, nRT2 log फाइनल वॉल्यूम V4, इनिशियल वॉल्यूम V3, ये आ गया बच्चों इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और यहां पर देखिए क्या होगा, CD जो वर्क है, CD जो प्रोसेस है वो हमारा है कंप्रेशन। ठीक है, CD जो है वो हमारा कंप्रेशन, आइसोथर्मल है वो एक अलग बात है, लेकिन कंप्रेशन है। और बच्चों कंप्रेशन का वर्क होता है निगेटिव, तो WCD जो होगा वो होगा निगेटिव, यानी कि हो जाएगा हमारे पास N माइनस nRT2 log V4 बटे V3, ये आ गया, ये हो गया हमारे पास WCD। अब बच्चों हम लगाएंगे यहां पर हीट कैलकुलेट करेंगे, तो आ जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वो होगा बच्चों हमारे पास Q इज इक्वल टू U प्लस W। ठीक है, Q इज इक्वल टू U प्लस W,
या हम कहें डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमारे पास इस तरीके से हो गया। बच्चों देखिए क्या हुआ इसमें क्या हुआ कि यहां पर जो हमारी हीट रिलीज होगी, क्योंकि कंप्रेशन में हीट रिलीज होती है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में हमारी हीट रिलीज होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं आइसोथर्मल प्रोसेस जब मैंने आपको पढ़ाया था। तो बच्चों क्या होगा, यहां पर हीट रिलीज होगी। सपोज करिए Q2 हीट रिलीज हुई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में 0 होता है और W हो गया हमारा WCD। ठीक है, तो कुल मिलाकर के Q2 जो आया बच्चों वो हो गया हमारा WCD। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम CD प्रोसेस ये हो जाएगा। तो बच्चों इसको यहां पे नोट कर लीजिए। तो WCD हो गया बच्चों, वो हो गया -nRT2 log V4। ठीक है, log V4 बटे V3, और ये बच्चों है हमारा Q2 के बराबर है। ठीक है, ये हमारा Q2 के बराबर है। अब बच्चों लास्ट प्रोसेस हमारे पास बचा, और वो प्रोसेस बच्चों है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन। हम उसमें देखते हैं कि हमारा वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब क्या होगा। तो फिर उसके बाद हीट एब्जॉर्ब या रिलीज क्या होगा, फिर उसके बाद हम निकालेंगे इसकी इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी हमारी जो है क्या होगी। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो बच्चों अब हमें करना है प्रोसेस WDA, और ये प्रोसेस है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है हमारे पास। ठीक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हमारा जो है वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन होता है वो होता है NR गामा -1। ठीक है, टेम्परेचर इनिशियल माइनस टेम्परेचर फाइनल, ये होता है। तो बच्चों हम वर्क DA में निकालेंगे तो हमारे पास NR गामा -1 टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर है बच्चों हमारे पास T2, और फाइनल टेम्परेचर है T1 वहां पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा आ गया वर्क डन इन प्रोसेस DA। अब बच्चों वर्क डन DA जो है ये कंप्रेशन का वर्क है। ठीक है, कंप्रेशन का वर्क है, और कंप्रेशन में जो वर्क होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से देखिए निगेटिव होता है। इसको मैं निगेटिव नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव है, आपको दिख नहीं रहा है। यहां पर T1 इज ग्रेटर देन T2 है। स्टार्टिंग में बताया था कि टेम्परेचर T1 जो है T2 से बड़ा है, और बच्चों हमने लिख रखा है T2 - T1, तो ये अपने आप ही निगेटिव आएगा, इसलिए माइनस साइन हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें इसलिए लगाया था क्योंकि वहां पे निगेटिव वाला कोई टर्म नहीं आ रहा था, तो इसलिए ये वर्क हमारे पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, एज इट इज रहेगा, या हमको इसको निगेटिव में लिखना हो, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए हम इसको इस तरीके से लिख दें कि -NR डिवाइडेड बाई गामा -1 T1 - T2, ये हमारे पास हो गया वर्क डन फ्रॉम D to A। अब बच्चों जो प्रोसेस DA है ये हमारा है एडियाबैटिक। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, और बच्चों एडियाबैटिक में हमारा हीट का एक्सचेंज 0 होता है, तो QDA हमारा 0 होगा। हम बच्चों इसको यहां लिखते हैं, तो हमारा हो गया WDA, वो आ गया -NR डिवाइडेड बाई गामा -1 T1 - T2, और Q बच्चों यहां पे होगा 0। ठीक है बच्चों, तो हम फाइनली जो है वर्क और हीट का जो है एक्सप्रेशन निकालने में जो है सक्सेसफुल हुए। अब बच्चों हम निकालेंगे इफिशियंसी। तो देखिए इफिशियंसी किस तरीके से आती है। तो बच्चों इफिशियंसी निकालना अब हमारा अगला पर्पज है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि हमारा टोटल वर्क डन इन साइकिल कितना हुआ और हीट एब्जॉर्ब इन साइकिल कितना हुआ। ठीक है बच्चों, तो हम निकालेंगे वर्क डन इन साइकिल। तो बच्चों वर्क डन इन प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस ABCDA जो होगा वो होगा हमारा WAB प्लस WBC प्लस
WCD प्लस WDA। ये हमारा पूरी साइकिल में वर्क होगा बच्चों। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको केवल इसको यहाँ लिख के जोड़ना है। तो एक एक करके यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया WAB NRT1 log V2 बटे V1, ये आ गया, ठीक है, प्लस NR गामा -1 T1 माइनस T2, ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये कितना है, ये है हमारा, इसके बाद WCD है NRT2 log V4 बटे V3 और माइनस, ये माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस NRT है, यहां पे माइनस लिखेंगे। और बच्चों ये हो गया माइनस NR गामा -1 T1 माइनस T2, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये और ये हमारा गया कट, दोनों इक्वल है। हमारे पास जो आया नेटवर्क डन वो बच्चों आया WABCDA इज इक्वल टू, जो आया हमारा वो आया है NRT1 log V2 बटे V1 माइनस NRT2 log V4 बटे V3। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। NRT1 V2 बटे V3, V2 बटे V1, NRT V2 बटे V1 Q1 है, हम यहां पे लिख देते हैं Q1, ठीक है, माइनस NRT2 V4 बटे V3, ये हमारा Q2 है, हम यहां पे लिख देते हैं Q2। तो बच्चों वर्क डन जो हो गया वो हमारे पास हो गया कुल मिलाकर के Q1 माइनस Q2। ये सिंबॉलिक फॉर्म में आया है, इसको आप लिख लीजिए, ये भी सही है और ये भी सही है। ये प्रोसेस के हिसाब से है, ये हीट एब्जॉर्ब के हिसाब से, दोनों सही है, दोनों यूज हो जाएगा, कभी भी आप बदल सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये आ गया बच्चों हमारा Q1 माइनस Q2, ऐसे आप नोट कर लीजिए, वर्क डन आ गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां से हमारा वर्क डन निकल गया और पूरे सिस्टम में जो हमारी हीट एब्जॉर्ब हुई बच्चों, जो हीट एब्जॉर्ब हुई, ठीक, एब्जॉर्ब जो हीट हुई है वो हुई है बच्चों प्लस Q1, क्योंकि यही हीट एब्जॉर्ब है। कंप्रेशन में जो हमारी हीट रिलीज हुई थी तो ये हो गई हमारी हीट एब्जॉर्ब। अब बच्चों ये हमारा वर्क डन हो गया, इसको देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ कायदे से, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो हमारा वर्क डन पूरी साइकिल में आया, उसकी वैल्यू ये आ गई, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, हीट एब्जॉर्ब इतनी हुई। अब बच्चों हम निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट साइकिल, हम निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट साइकिल। तो देखिए वो हमारी क्या है, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट साइकिल, ठीक है। तो अब हम निकाल रहे हैं एफिशिएंसी, ठीक है। इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमने जो है कितना वर्क किया, जितनी हीट दी उसमें, तो कुल मिलाकर के इफिशियंसी हो जाएगी वर्क डन ABCDA डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई, जो कि हमारा Q1 है। इफिशियंसी को हम जो है ईटा से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा W बटे Q1, और W बच्चों आया था हमारा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, तो यह आ जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब हम Q2 और Q1 की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, जो यहां पे रखी हुई है। तो देखिए क्या हुआ, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ये है हमारा, Q2 की वैल्यू है बच्चों माइनस NRT2 log V4 बटे V3 डिवाइडेड बाई Q1 है बच्चों, Q1 की वैल्यू ये है, हम यहां लिखते हैं NRT1 log V2 बटे V1, ये आ गया। ये माइनस बच्चों इसके साथ है, तो हम इसको फिर से सही से अरेंज करेंगे, तो 1 माइनस NRT2 log V3 बटे V1 ये हो जाए, V4 ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा NRT1 log V2 बटे V1, ये आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमारी इफिशियंसी का पूरा साइकिल है, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है बच्चों।
तो हम इसको यहां सब विचार रहे हैं। और देखिए जो इफिशियंसी का फाइनल हमारा जो रूप आया, एक तो देखिए ये आया है, अभी इसको बाद में लिखेंगे, इसको लिखते हैं और इसी से आगे फर्दर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए एनआर से एनआर गया कट, तो इफिशियंसी जो आई बच्चों y1 माइनस T2 बटे T1, ठीक है, और लॉग V3 बटे V4 लॉग V2 बटे V1, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों लॉग V3 V4 का हम क्या करें वो हम देखते हैं, और देखिए किस तरीके से उसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बच्चों देखिए यहां पे हमारा जो है प्रोसेस है BC एडियाबैटिक है, DA एडियाबैटिक है। बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, T इनिशियल V इनिशियल गामा माइनस 1 इक्वल टू T फाइनल और V फाइनल गामा माइनस 1, ऐसे कर लीजिए। T1 T2 में था फॉर्मूला, लेकिन हमने नहीं लिखा क्योंकि T1 T2 हमारे वेरिएबल है, कंफ्यूज करेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, हम इसको पहले लगाते हैं प्रोसेस जो है BC पे, BC पे हमने लगाया, तो देखिए क्या है T1 V2, B पे जो है T1 टेम्परेचर है, V2 वॉल्यूम है, तो T1 V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 टेम्परेचर, यहां T2 हो गया, वॉल्यूम V3 हो गया गामा माइनस 1, ये आया, ये BC प्रोसेस के लिए हुआ। उसके बाद हमारा ये है प्रोसेस DA, तो DA आ गया बच्चों। यहां पर देखिए T इनिशियल कितना है, T इनिशियल है बच्चों हमारा T2 और वॉल्यूम है V4, तो V4 गामा माइनस 1, और ये प्रोसेस फाइनली यहां पे गया, तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो है T1 और वॉल्यूम है V1 और गामा माइनस 1, ये आ गया। इसको हमने नंबर 1 डाला, इसको नंबर 2 डाला। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एक वाले को 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, इधर का इधर गुणा होगा, इधर का इधर गुणा होगा, तो देखिए क्या आया, T1 V2 गामा माइनस 1 इंटू T2 V4 गामा माइनस 1 बराबर T2 V3 गामा माइनस 1 इंटू T1 V1 गामा माइनस 1, यह आ गया। T1 से T2 कटा, T2 से T1 कटा, ये सब कट गया। देखिए T1 से T1 कटा, T2 से T2 कटा, हमारे पास बचा V2 गामा माइनस 1 V4 गामा माइनस 1 बराबर V3 गामा माइनस 1 V1 गामा माइनस 1, इस तरीके से आ गया बच्चों। गामा जो है गामा माइनस 1 ऊपर से दोनों तरफ से हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो हमारे पास आ गया V2 V4 बराबर V3 V1, ठीक है, कुल मिला के आ गया V2 बटे V1 बराबर V3 बटे V4। ये हमारा रिलेशनशिप हमको फाइंड आउट हुआ, इसको देख लीजिए। हमने एडियाबैटिक प्रोसेस BC में और DA में ये लगाया, तो हमारा V1 V2 V3 4 में ये रिलेशनशिप हमको फाइंड आउट हुआ। हम खाली इसको ही रखते हैं, बाकी ये सब इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से एक जो है रिलेशनशिप हमको मिल गया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, देखिए V2 बाई V1 V3 बाई V4 बराबर है, और बच्चों इफिशियंसी में दोनों आया है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं T2 log V3 बाई V4 है, V3 बाई V4 V2 बाई V1 के हैं, तो V2 बाई V1 हम इसको यहां पर ऐसे रख देते हैं, तो ये आ गया V2 बाई V1 डिवाइडेड बाई T1 log V2 बाई V1, ऐसे आ गया बच्चों। ये और ये कट जाएगा, तो इफिशियंसी फाइनल आ गई 1 माइनस T2 माइनस T1, ये हमारी इफिशियंसी आ गई, ठीक है, ये हमारी इफिशियंसी आ गई थी। बच्चों जब हमने इफिशियंसी निकालना शुरू किया था, तो बीच में एक फार्मूला ये भी आया था 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। आपने नोट्स बनाए हो तो देख लीजिए, नहीं तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देखिए। तो एक फार्मूला हमने ये डिराइव किया, दूसरा ये आया था। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, कंपेरिजन करें दोनों का, तो बच्चों देखिए आ रहा है T2 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1, ये हमारे पास आ रहा है। और बच्चों इसको हम यूज कर सकते हैं
चाहे हमारा कैरनॉट साइकिल है, कोई इंजन हो, या हमारा रेफ्रिजरेटर जो अगला वीडियो होगा उसमें इसको यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये बच्चों हमारा फाइनल रिलेशनशिप है। अब बच्चों यहां से निकलता है कंक्लूजन। ये सब आप नोट कर लीजिए, मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, अब निकालूंगा कंक्लूजन। काफी देर से जो है ये बना हुआ था। कंक्लूजन जो हम निकाल रहे हैं वो ये निकाल रहे हैं इफिशियंसी के बारे में। हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कैरनॉट इंजन की इफिशियंसी और इसके अलावा जो हमारे इंजन बनेंगे उनकी इफिशियंसी के बारे में हम करेंगे यहां से इस वाले आए हुए एक्सप्रेशन से बात। तो देखिए बच्चों हमारा क्या था, हमारा ये था कि T1 इज ग्रेटर देन T2, या हम कहें कि T2 इज लेस देन T1, यानी कि T2 डिवाइडेड बाई T1 इज लेस देन 1। ठीक है, ये हमारा था कि हमारा टेम्परेचर T1 T2 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ यानी T2 इज बाई T1 इक्वल टू लेस देन 1, मतलब T2 बाई T1 इज लेस देन 1। तो बच्चों इफिशियंसी में जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारी जो है 1 से कम आ जाएगी। ठीक है, इफिशियंसी में तो हमारा क्या हुआ कि इफिशियंसी विल नेवर बी इक्वल टू 1। इट इज, ठीक है, इट इज always लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 ये आ गया। या हम परसेंटेज में निकलवाएं, परसेंटेज में अगर हम इसको परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज ऑफ कैरनॉट इंजन, ठीक है, इज नेवर 100%, इट इज always लेस देन, ठीक है, लेस देन 100%। ये हमारा हमेशा 100% से कम रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि हमारा T2 हीट जो है, T2 हीट हमेशा जो है हमारी बर्बाद होगी और उस वजह से ऐसा होगा। अगर हीट हमारी बर्बाद ना हो, यानी कि T2 अगर हमारा 0 हो जाए, T2 और Q2 बच्चों हमारा 0 हो जाए तो हमारा T2 बाई T1 ये हमारा 0 हो जाएगा, या हम कहें Q2 बाई Q1 ये हमारा 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में इफिशियंसी 1 हो जाएगी, या परसेंटेज में निकालें तो इफिशियंसी 100% हो जाएगी, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी हीट जो है कुछ ना कुछ बर्बाद होगी जरूर। हीट फ्लो के लिए हमारी हीट बर्बाद होगी जरूर। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको जो है अपने तरीके से कैरनॉट इंजन समझाने का एक प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। बच्चों इसमें अधिकतर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इफिशियंसी पे ही आते हैं। इतना लंबा सफर तय करके हम लोग आए और अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो इफिशियंसी पे आते हैं। ठीक है, और इफिशियंसी पे चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम करवाते हैं आपको क्वेश्चन कैरनॉट साइकिल की इफिशियंसी पे। तो देखते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है कैरनॉट इंजन का, और क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, उसको फॉलो करिएगा, तब आपसे जो है थर्मोडायनेमिक्स का जो है क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से होगा। ठीक है बच्चों क्या है कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स का पूरी सीरीज बनाने से पहले एक जो है सबसे पहले एक वीडियो बनाया है जिसका नंबर है थर्मोडायनेमिक्स 00, और उसका जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। आप उसको देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, आप उसको देख जरूर लीजिएगा। उसमें मैंने आपको ये बता रखा है कि हमको थर्मोडायनेमिक्स किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बता रखा है, उसको नोट करिएगा और नोट करने के बाद आप वैसे ही पढ़िएगा उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स काफी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, ये इसकी प्रॉब्लम है, लेकिन इतना कठिन नहीं। एक बार समझ में आ जाएगा फिर आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूं आपसे जो है
कैरनॉट इंजन के बारे में। कैरनॉट इंजन में बच्चों जो सवाल आता है वो अधिकतर एफिशिएंसी का बेस होता है, ठीक है, अधिकतर एफिशिएंसी के बेस पे क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन इसका बहुत ही इजी होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। एफिशिएंसी का जो फार्मूला है उसको बार बार लगाना है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देते रहते हैं, ठीक है बच्चों। और लेकिन इसकी थ्योरी समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस बात को मैं मानता हूं, तो वो मैंने समझा दी है, आप 3-4 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका जो न्यूमेरिकल होता है वो बहुत इजी होता है और खास तौर से जो मेडिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, उस कैरनॉट इंजन के क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़े, तुरंत हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। और देखिएगा ये क्वेश्चन भी मेडिकल के एग्जामिनेशन में आया हुआ है और देखिए कितना इजी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, ए कैरनॉट इंजन हैज एफिशिएंसी 50% at sink temperature 50 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। और ऑप्शन हमको ये दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो सबसे पहले मैं आपको पूरा कंसेप्ट ही बता देता हूँ कि क्वेश्चन करने से पहले हमको क्या करना है। क्वेश्चन करने से पहले हमको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए और सारे फार्मूले ध्यान होने चाहिए बच्चों। एफिशिएंसी का जो हमारा फार्मूला था वो देखिए, पहला फार्मूला था ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है, ये फार्मूला था। दूसरा फार्मूला बच्चों यहां से था वो था 1 माइनस T2 अपॉन T1। तीसरा फार्मूला बच्चों जो हमारे पास था वो था कि Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 होता है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो है प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है। ध्यान में बात नहीं रहती इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूं। और बच्चों एक फार्मूला और था जहां से स्टार्ट हुई थी एफिशिएंसी निकालने की, वो था वर्क डन अपॉन Q1, ठीक है। और बच्चों एक फार्मूला ये था कि Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 और यहां से हम जो है वर्क डन निकालते थे जो कि आता था हमारा Q1 माइनस Q2। यहां से इस तरीके से हमने जो निकाला था बच्चों। हमको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ये सब एक दूसरे के ही भाई बहन है, ठीक है। आपस में इधर से उधर जुगाड़ लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है बच्चों। हमको इन्हीं फार्मूलेस का अलग अलग तरीके से यूज करना है और उससे हमारे कैरनॉट इंजन के सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इनको बस घुमा घुमा के हमको देता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक। तो देखिए बच्चों हमको दे रखा है कि इसकी जो एफिशिएंसी है इसकी वो है बच्चों हमारी 50%। और बच्चों सिंक का टेम्परेचर हमारा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंक का टेम्परेचर होता है बच्चों T2, वो हो गया हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से हमको क्या निकालना है, सोर्स का टेम्परेचर निकालना है, यानी कि T1 निकालना है बच्चों, ये निकालना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, एफिशिएंसी का जो फार्मूला है बच्चों, एफिशिएंसी का फार्मूला है वो है 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो हमको करना क्या है, T2 की वैल्यू रखनी है और T1 हमारा निकल आएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, 50% है तो हम 50 करेंगे डिवाइडेड बाई 100 और इक्वल टू 1 माइनस, रुकते हैं थोड़ी देर बच्चों। यहां पर इस क्वेश्चन में एक पेज है और तभी ये क्वेश्चन हमारा जो है आया है मेडिकल के एग्जामिनेशन में। अगर आपने इसको 50 लिख दिया सीधे और नीचे T1 रख के कैलकुलेट कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है बच्चों। हमको थर्मोडायनेमिक्स के किसी भी क्वेश्चन में टेम्परेचर अगर रखना है तो टेम्परेचर रखना है वो केल्विन में ही रखना है, आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूं, देखिएगा आपका एक ऑप्शन भी मैच कर जाएगा लेकिन क्वेश्चन हमारा आंसर हमारा गलत होगा। तो पहले मैं 50 रख के करके दिखाता हूं। तो देखिए क्या हुआ, 50 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया 1/2, 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, यानी 50 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू 1/2 और T1 जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ऑप्शन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमको दे रखा है और ये आंसर हमारा गलत है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, हमको हमेशा टेम्परेचर को जो है वो केल्विन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लिखेंगे इसको। तो देखिए क्या हुआ, यहां पर ये हमारा T2 है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 50 प्लस 2 73 इस तरीके से हम लिखेंगे। तो बच्चों देखिए कितना हो गया, 323, ये हमारा आ गया, इतना केल्विन टेम्परेचर हो गया इसका। अब बच्चों देखिए क्या होगा, एफिशिएंसी हमारी 50% है बराबर 1 माइनस 323 डिवाइडेड बाई T1। अब हम T1 निकालेंगे तो 323 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू 1 माइनस 1/2
और ये आ जाएगा 323 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू 1/2 और बच्चों T1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 643K। ठीक है, इतनी हमारी आई बच्चों। हमारा आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो हमको कुछ नहीं करना है, सॉरी ये 646 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। तो देखिए क्या हुआ कि T1 हमारा ये होगा, तो T1 में से हम क्या करेंगे, T1 डिग्री सेंटीग्रेड में निकालेंगे तो बच्चों हम क्या करेंगे 646 माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 300। ठीक है, 373 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ये बच्चों इसका सही आंसर है। और बच्चों कभी भी आप थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी क्वेश्चन में जब आप जो टेम्परेचर रखेंगे वो रखेंगे केल्विन में। केल्विन एसआई यूनिट होती है, केल्विन एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। बस इस बच्चों इसमें यही पेज था और इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराया, तो इसका सही आंसर है सी वाला। ठीक है बच्चों, 373 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था कैरनॉट इंजन का। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन अगला क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी इजी है, बस इसमें कंसेप्ट पूरा लग रहा है कैरनॉट इंजन का। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये, इन ए हीट इंजन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक आर 500K एंड 375K। इफ द इंजन कंज्यूम्स दिस मच जूल पर साइकिल एनर्जी, then find efficiency of the engine, work done per cycle and heat rejected to the sink per cycle। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन करने से पहले एक काम सबसे पहले आप ये करिएगा, सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए कि हमको क्या क्या चीज दे रखा है और क्या क्या चीज पूछा है, उससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो बच्चों देखिए हमको यहाँ पर देखिए दो चीज दे रखी। सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ सोर्स और टेम्परेचर ऑफ सिंक T1 एंड T2 दे रखा है हमको, और इसकी वैल्यू है 500K एंड 375K। इस तरीके से हमको दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये चीज हमारी पहले दे रखी है। दूसरी चीज दे रखी है, इंजन कंज्यूम्स 25 इंटू 10 टू पावर 3 जूल पर साइकिल एनर्जी। ठीक है, इतनी हीट इंजन कंज्यूम्स हीट है बच्चों, यहाँ पे हीट छूट गया। इंजन कंज्यूम्स हीट इतना, यानी कि कितना कंज्यूम करता है उसको हम बोलते हैं Q1। तो हमको Q1 दे रखा है 25 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर साइकिल। एक साइकिल में इतना एनर्जी ये कंज्यूम करता है। ठीक है, ठीक इतना एनर्जी कंज्यूम करता है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इसके बाद ये इतनी चीज हमको दे रखी है। पूछा क्या है, पूछा है बच्चों सबसे पहले एफिशिएंसी की क्या होगा हमारा, दूसरा पूछा है सेकंड पार्ट में वर्क डन कितना होगा, तीसरा पूछा है कि हमारा हीट कितना रिजेक्ट होगा। ये तीन चीज हमसे पूछ रखी है, ये हमको दे रखा है। ठीक है बच्चों, जितना भी सवाल लगते हैं उसमें जितने भी हमारे कैरनॉट इंजन के सवाल होते हैं वो इसी के बीच में रहते हैं। तो देखिए बच्चों, हमसे सबसे पहले पूछा है एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। हमको T2 गिवन है, T1 गिवन है, हम निकाल सकते हैं आराम से। तो 1 माइनस T2 की वैल्यू है बच्चों 375 डिवाइडेड बाई 500 इस तरीके से, और ये हो गया एफिशिएंसी। तो बच्चों ये हो गया हमारा 500 माइनस 375 डिवाइडेड बाई 500, ये आ गया 125 डिवाइडेड बाई 500 एफिशिएंसी आ गया। बच्चों इसको जब सॉल्व कर रहे हैं हम तो हमारा आ रहा है 0.25। एफिशिएंसी हमारा ऐसे आ गया, या हम इसको परसेंटेज में लिखे तो 25% ही आ गया। बच्चों हम इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं, 0.25 और 25% ये हमारा आ गया इसकी एफिशिएंसी। दूसरा काम है बच्चों हमारा निकालना है कि हमारा वर्क डन कितना होगा, W। ठीक है बच्चों, अब देखिए W का हमारा फार्मूला क्या क्या है, उसमें से दो फार्मूले हैं, दोनों में से कौन सा लगेगा। बच्चों एक तो हमारा बेसिक फार्मूला था पहला वाला, Q इक्वल टू W प्लस Q2। तो Q1 बच्चों तो हमको दे रखा है, Q2 हमें निकालना है, तो जाहिर सी बात है ये फार्मूला हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने क्या किया था, इफिशियंसी में जो सबसे पहले जहां से स्टार्ट किया था वो था W बटे Q1। तो W हो गया बच्चों इफिशियंसी इंटू Q1। अब बच्चों इफिशियंसी हमें पता है, Q1 पता है, तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो 0.25 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, इतना हमारा जो है वर्क हो गया बच्चों। तो हमारे पास इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल का वर्क हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं।
तो हमारे पास हो गया 6.25 इंटू 10⁻³ जूल, इतना वर्क हमारा हो गया। अब बच्चों लास्ट में हमें निकालना है हीट रिजेक्टेड टू द सिंक पर साइकिल। अब हीट रिजेक्टेड क्या होती है, वो होती है हमारी Q2, ठीक है। तो बच्चों अब हमें Q2 निकालना है। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, Q1 हमको गिवन है, ये भी हमको गिवन है, तो Q2 हमारा निकल जाएगा। तो बच्चों बहुत आसान रहा, देखिए क्या हो गया, ये हमारा है 25 इंटू 10⁻³, ये देखिए लिखा है। W हो गया हमारा 6.25 इंटू 10⁻³ प्लस Q2, तो Q2 बच्चों हो गया हमारा सिंपल सा 25 माइनस 6.25 इंटू 10⁻³ जूल, इस तरीके से आ गया बच्चों। तो हमारा ये आ जाएगा 18.75 इंटू 10⁻³ जूल, इतनी हीट हमारी एक साइकिल में रिजेक्ट होगी इस कैरनॉट साइकिल में। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बशर्ते हमारा कंसेप्ट जो है कैरनॉट इंजन का पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी हम इसके क्वेश्चन को जो है सही तरीके से कर पाएंगे। तो बच्चों ये आज का वीडियो मेरा था कैरनॉट इंजन के कंसेप्ट पे। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको मैं डिटेल में हर एक बात बता सकूं और समझा सकूं। अब मैं तो ये नहीं जानता कि आपको पूरी बात मैं समझा पाया या नहीं, लेकिन मैंने अपनी कोशिश पूरी करी और जो है आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।